नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के विवादित बयान पर भड़के शंकराचार्य बोले, चाहे संविधान बदल जाए लेकिन हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा भारत। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा का शंखनाद, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मात देने का बनाया प्लान। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी पर जमकर बरसे मंत्री एस जयशंकर, कहा एलएसी पर सेना पीएम मोदी ने भेजी है, कांग्रेस सांसद ने नहीं। साथ ही साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कि पहली रैली से ही महागठबंधन में फूट, पोस्टर से राहुल गांधी गायब, 2025 में तेजस्वी के ताज पर भी संकट। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि ड्रैगन से दोस्ती पड़ी भारी, दिवालिया हुआ कंगाल पाकिस्तान, भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और आप भी ऐसे मानते हैं कि आएगा तो मोदी ही, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पवन खेड़ा के विवादित बयान पर भड़के शंकराचार्य बोले, चाहे संविधान बदल जाए लेकिन हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा भारत। जी दोस्तों, गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने पीएम नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा हीन व्यक्ति है। शंकराचार्य ने मंगलवार को वाराणसी में कहा कि हीन व्यक्ति ही हीनता का परिचय देता है। किसी के कुल या सील पर आक्षेप करना सीलवान व्यक्ति का काम नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर मीडिया से कहा कि अगर भारत खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित करता है तो दुनिया के 204 देशों में से 15 खुद को एक साल के भीतर हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। उन्होंने कहा कि चाहे संविधान में बदलाव हो या फिर शासन में, लेकिन हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य पूरा होकर रहेगा और एशिया महाद्वीप हिंदू महाद्वीप के रूप में सामने आएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की संसद में भी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठ चुका है और सभी के पूर्वज हिंदू थे, हिंदू राष्ट्र ही होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा का शंखनाद, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मात देने के लिए बनाया ये प्लान। जी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को मात देने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है। भाजपा 2024 तक सभी जिलों में अपने जिला कार्यालय बनाएगी, जबकि प्रदेश कार्यालय की जमीन का मामला हाईकोर्ट में होने की वजह से नई जमीन के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को पार्टी के केंद्रीय जिला कार्यालय निर्माण संयोजक रविंद्र राजू ने प्रदेश अधिकारियों की बैठक ली। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा एलएसी पर सेना पीएम मोदी ने भेजी है, कांग्रेस के सांसद ने नहीं। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन से डरने के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखा हमला बोला। विदेश मंत्री ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने भारतीय सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भेजा, न कि वायनाड के सांसद ने। केंद्र सरकार द्वारा तवांग झड़प पर चर्चा से परहेज करने के विपक्ष के आरोपों के बीच उनकी ये टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा कि अगर हम उदार हो रहे थे तो भारतीय सेना को एलएसी पर किसने भेजा? राहुल गांधी ने उन्हें नहीं भेजा, नरेंद्र मोदी ने भेजा। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि भारत ने चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच बड़ी संख्या में एलएसी पर सैनिकों को भेजा है। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन की सीमा पर आज हमारे पास इतिहास की सबसे बड़ी तैनाती है और मैं चीन का नाम ले रहा हूं। वो कांग्रेस के इस आरोप के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि ना तो पीएम मोदी और ना ही विदेश मंत्री ने चीन का जिक्र किया है। जयशंकर की टिप्पणी संसद में विपक्ष के विरोध की पृष्ठभूमि में आई है, जिससे आरोप लगाया गया है कि सरकार तवांग में चीनी सेना के साथ संघर्ष पर चर्चा से इनकार कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहली रैली से पहले ही महागठबंधन में फूट, पोस्टर से राहुल गांधी गायब, 2025 में तेजस्वी के ताज पर भी संकट। जी दोस्तों, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूर्णिया में 25 फरवरी को लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आयोजित महागठबंधन की पहली रैली से पहले ही महागठबंधन में फूट नजर आने लगी है। पूर्णिया में जगह जगह महागठबंधन की प्रस्तावित रैली के पोस्टर लगाए गए हैं और उनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर गायब है। पोस्टर, बैनर और होर्डिंग में कांग्रेस से सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ही जगह दी गई है। वहीं तेजस्वी यादव की 2025 में ताजपोशी पर भी संकट नजर आ रहा है। 25 फरवरी को रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की महारैली होने वाली है और इसको लेकर महागठबंधन नेताओं की ओर से जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। शहर में जगह जगह होर्डिंग भी
लगाए गए हैं। महागठबंधन के होर्डिंग से कांग्रेस नेता राहुल गांधी गायब है। हालांकि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर को होर्डिंग्स में जगह दी गई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ड्रैगन से दोस्ती पड़ी भारी, दिवालिया हुआ कंगाल पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार डिफॉल्ट होने की कगार पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भले ही ना माने, लेकिन देश के रक्षा मंत्री ने खुलकर कह दिया है कि नकदी के संकट से जूझ रहा देश दिवालिया हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और इस बात का डर है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $7 अरब का लोन नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने ये स्वकारोक्ति यूं ही नहीं की। पाकिस्तान के पास मात्र $3 अरब का विदेश मुद्रा भंडार बचा है और ये पैसा भी चीन तथा सऊदी अरब से दिया हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान का इस तरह से दिवालिया होना भारत के लिए अच्छी खबर है। रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 में भारत का बजेगा डंका, बनेगा इन देशों के लिए बड़ा हथियार, आर्थिक सचिव का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बेंगलुरु में होने वाली G20 की पहली FMCBG और दूसरी FCBD बैठक से पहले आर्थिक सचिव अजय सेठ ने कहा कि भारत में होने वाली G20 की बैठक काफी अहम है और इस आयोजन से भारत डेवलपिंग नेशंस के लिए बड़ा हथियार बनेगा। सेठ का कहना है कि भारत उन गरीब देशों की आवाज बनेगा जहां कई तरह के इकोनॉमिक मुद्दों पर काम करने की जरूरत है और इस बैठक पर मुख्य उद्देश्य भारत की अध्यक्षता 2023 में होने वाली G20 वित्त ट्रैक के सभी कार्य प्रवाहों के लिए जनादेश देना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अमित शाह बोले अपनी भाषा का करे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, समृद्ध होगा देश। या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोगों को बधाई दी और उन्होंने कहा कि ये मातृभाषा से जुड़ने और इसे और ज्यादा समृद्ध बनाने का संकल्प लेने का अवसर है। शाह ने यह भी कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा को समृद्ध बनाएगा तो सभी भाषाएं समृद्ध होंगी और देश भी समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह हमारी मातृभाषा से जुड़ने और इसे और अधिक समृद्ध बनाने का संकल्प लेने का दिन है। हमें अपनी मातृभाषा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का संकल्प लेना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ता है, बोलता है और सोचता है तो इससे उसके सोचने, तर्क करने और विश्लेषण करने और शोध करने की क्षमता बढ़ जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने नई शिक्षा नीति के जरिए मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया है और यही भारत के स्वर्णिम काल का आधार बनेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली NCR में अभी और बढ़ेगा पारा, उत्तर पश्चिम भारत में भी ऐसा रहेगा मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने मंगलवार को आने वाले दिनों के लिए दिल्ली NCR में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद जताई है। IMD वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने कहा कि वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है और इस बात की थोड़ी संभावना है कि उत्तर पश्चिम भारत में तापमान 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज करेगी और दिल्ली NCR में हम अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद कर रहे हैं। IMD वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि अधिकतम तापमान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और यहाँ तक कि पश्चिम भारत में सामान्य से ऊपर है। अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ तापमान के मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मान सम्मान को धक्का पहुंचाने की कोशिश, 1984 में भी बहुत कुछ हुआ था, BBC डॉक्यूमेंट्री पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने BBC की डॉक्यूमेंट्री की आलोचना की है। उन्होंने मंगलवार को न्यूज एजेंसी से कहा है कि किसी दूसरे माध्यम का इस्तेमाल कर राजनीति की जा रही है। आप किसी के मान सम्मान को धक्का पहुंचाने का काम कर रहे हैं और कहते हैं कि ये सत्य के लिए केवल एक खोज है जिसे हमने 20 साल बाद इस समय पर लाने का फैसला किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आगे कहा कि आपको क्या लगता है कि यह अचानक आया है? मैं ये बताना चाहता हूं कि चुनाव का समय भारत और दिल्ली में शुरू हुआ हो या नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क और लंदन में जरूर शुरू हो गया है। कई बार भारत में चल रही राजनीति यहाँ की नहीं बल्कि बाहर से आई होती है और विचार और एजेंडा बाहर से आए होते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के लिए दोस्त बना तालिबान, मोस्ट वांटेड आतंकी एजाज को मार गिराया। जी हां दोस्तों, भारत के लिए सबसे अधिक खूंखार आतंकियों में से एक जिहादी कमांडर एजाज अहमद अहनगर की अफगानिस्तान में मौत हो गई है और एजाज अहमद इस्लामिक स्टेट के लिए काम करता था और उसने ही काबुल और जलालाबाद में भारतीय समुदायों पर हमले कराए थे। उसकी मौत को लेकर तालिबान की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों का दावा है कि एजाज की मौत हो गई है और वहीं एजाज के परिजनों ने भी उसकी मौत की पुष्टि की है। एजाज को जनवरी में ही भारतीय गृह मंत्रालय ने
आतंकी घोषित कर दिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समंदर में भी छटपटाएगा चीन, ड्रैगन की हर चाल को मात देने के लिए भारत ने इन देशों के साथ तैयार कर लिया है खास प्लान। जी हां दोस्तों, चीन के साथ जारी सैन्य तनातनी के बीच साल 2020 में पहली बार भारत ने अपने बहुचर्चित नौसैनिक अभ्यास मालाबार में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का ऐलान किया था। क्वाड देशों के बीच सैन्य सहभागिता के लिहाज से मालाबार नौसैनिक अभ्यास के कूटनीतिक और सामरिक महत्व को समझा जा सकता है और इस साल अगस्त महीने में पहली बार मालाबार नौसैनिक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। भारत मालाबार एक्सरसाइज के लिए इस बार अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों के साथ P-8I लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान भेजेगा और चीन की आपत्तियों को दरकिनार कर सभी 4 क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी प्रकार की जबरदस्ती रोकने का इरादा जताया है। दोस्तों, एक और चीन के साथ बढ़ता तनाव तो वहीं दूसरी ओर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती साझेदारी को काफी अहम माना जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने की ऑपरेशन दोस्त की तारीफ, भूकंप प्रभावित तुर्की से लौटे बचाव दल के जाबाजों से की बात। यहाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एनडीआरएफ और अन्य संगठनों के लोगों से बात की और इन लोगों ने तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद बचाव अभियान में हिस्सा लिया था। भारत की ओर से भेजे गए बचाव दल ने भूकंप प्रभावित देशों में कई जानें बचाई और पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान ऑपरेशन दोस्त की तारीफ की। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन दोस्त से जुड़ी पूरी टीम, एनडीआरएफ हो, सेना हो, वायुसेना हो या हमारी दूसरी सेनाओं के साथी हो, सभी ने बेहतरीन काम किया है। यहां तक कि हमारे बेजुबान दोस्त डॉग स्क्वाड के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में राष्ट्रों के साथ खड़े होने की हमारी प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। हमेशा दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी आपदा के लिए भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन के साथ तनाव के बीच एक और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा ताइवान। जी हां दोस्तों, चीन के साथ तनाव के बीच एक और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा और ताइवान के 5 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचा अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को स्वशासित द्वीप की संसद के प्रमुख से मुलाकात की और ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब हाल ही में जासूसी गुब्बारों को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच अमेरिका और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में दूरबीन से ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी कांग्रेस, अमित शाह ने साधा निशाना। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ देश में भी हाशिए पर चली गई है। ये सब राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेस को पूरे देश में कहीं भी सफलता नहीं मिल रही है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने जब कांग्रेस की कमान संभाली थी उसके बाद से ही पार्टी के नेताओं के व्यवहार में तल्खी आने लगी थी। तब से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरता चला गया और गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस 2024 में दूरबीन से ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित किया है। दुनिया भर में जिस पीएम को सम्मान मिलता है उनके लिए कांग्रेस ने जिस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इस्तेमाल की है, जनता इसे देख करके दुखी है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल पीएम मोदी के लिए किया है उसके बाद देश भर से रिएक्शन आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस पार्टी दूरबीन से लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब करेगी। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अमित शाह सही कह रहे हैं और मोदी का कोई तोड़ कोई विकल्प इस देश में नहीं है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका, पंजाब के कई नेता हुए भाजपा में शामिल। जी हां दोस्तों, पंजाब के जालंधर में लोकसभा उपचुनाव से ठीक पहले सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में कांग्रेस और अकाली दल के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बता दें कि कांग्रेस पार्टी को इन नेताओं के भाजपा में जाने से काफी नुकसान झेलना पड़ेगा और ये तब हुआ जब पंजाब के जालंधर की लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर से सैनिकों की तैनाती कम करने जा रही है सरकार, सिर्फ एलओसी पर रहेंगे आर्मी के जवान। जी दोस्तों, 3.5 साल पहले जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के वक्त केंद्र सरकार ने भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया था। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैनात किए गए सैनिकों को अब हटाने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार घाटी में शांति बनी रहती है तो सरकार भीतरी इलाकों से सैनिकों को हटा सकती है।
है। आर्मी के जवानों की तैनाती सिर्फ एलओसी पर रह सकती है और सैनिकों को चरणबद्ध तरीके से वापस बुलाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार कश्मीर के भीतरी इलाकों में आर्मी की वापसी पर चर्चा हो रही है और रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सैन्य बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच इस मामले में बात हो रही है और इस बात पर विचार किया जा रहा है कि सेना के जवानों की वापसी के बाद सीआरपीएफ के जवानों को घाटी के भीतरी इलाकों में कानून व्यवस्था और आतंक विरोधी अभियान चलाने की जिम्मेदारी मिलेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर मिला ड्रोन, जांच में जुट गई है पुलिस। जी हां दोस्तों, भारतीय सीमा में सोमवार को एक बार फिर से एक संदिग्ध ड्रोन मिला और कई बार सीमा में संदिग्ध गतिविधि कर रहे ड्रोन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और अब सोमवार को एक बार फिर से पंजाब के फाजिल्का में एक संदिग्ध ड्रोन के मार गिराने की खबर है और ये ड्रोन चीन का बना लग रहा है, लेकिन अभी जांच होनी बाकी है। फाजिल्का के भारत पाक सरहद पर बसे गांव हस्ता कला के निकट एक ड्रोन बरामद हुआ। खेतों के पास ही एक संदिग्ध ड्रोन बरामद हुआ, जिसकी सूचना मिलते ही फाजिल्का के एसएसपी व बीएसएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। इस दौरान आसपास सर्च अभियान भी चलाया गया, लेकिन अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जैश ने कश्मीर में भेजा खूंखार आतंकी, अफगानिस्तान की सरकार गिराने में था ये शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने और ऑपरेशन ऑल आउट के चलते आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। इससे आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। सुरक्षा बलों के साथ ही आम नागरिकों को निशाना बनाकर अपनी मौजूदगी दिखाने की लगातार साजिशें कर रहे हैं। हालांकि खुफिया एजेंसियों के इनपुट और सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते आतंकी संगठनों के मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं और इसी के चलते अब आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने बड़ी साजिश रची है। कभी आतंकियों के गढ़ रहे दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में जैश ए मोहम्मद ने तालिबान प्रशिक्षित आतंकी कमांडर को भेजा है और वो कुछ महीने पहले यहां आकर आतंकी गतिविधियों में सक्रिय हुआ है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारतीय विदेश मंत्री के बयान में है दम। यूरोप पर जयशंकर के बयान के मुरीद हुए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जर्मनी के शहर म्यूनिख में इस समय सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम में दुनिया भर से प्रतिनिधि पहुंचे हैं और इसी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी जिक्र किया है। शोल्ज ने जयशंकर के यूरोप पर दिए गए बयान को सही करार दिया और उनका समर्थन किया है। शोल्ज ने जयशंकर के जिस बयान की तारीफ की है वो उनकी तरफ से पिछले साल जून में स्लोवाकिया में आयोजित एक सम्मेलन में दिया गया था। जयशंकर के इस बयान की भारत में काफी तारीफ हुई है और यह बयान सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नया एनर्जी किंग बनने की राह पर भारत, अमेरिका के बाद अब सऊदी अरब भी हुआ मुरीद। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया पर गहराते ऊर्जा संकट के बीच भारत नया एनर्जी किंग बनने की राह पर अग्रसर है। यूक्रेन पर हमला करने के चलते पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने यूरोप समेत पूरी दुनिया में ऊर्जा का नया संकट पैदा कर दिया है। तेल और गैस की महंगाई से दुनिया के तमाम देश त्रस्त हो रहे हैं। वहीं भारत इस वैश्विक संकट के बीच ऊर्जा के नए नए तरीके इजाद करके दुनिया को लुभा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी जैसे नवीन ऊर्जा क्षेत्रों में अच्छी खासी प्रगति की है। परमाणु ऊर्जा की दिशा में भी भारत ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूक्रेन के खिलाफ रूस को हथियार देने की तैयारी में चीन। यूएस ने चेताया ऐसा हुआ तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। जी हां दोस्तों, चीन के जासूसी गुब्बारे को लेकर संबंधों में आई कड़वाहट के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच शनिवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से इतर ये बैठक हुई। इस दौरान ब्लिंकन ने चीनी गुब्बारे विवाद को लेकर अमेरिकी संप्रभुता के अस्वीकार्य उल्लंघन का मुद्दा उठाया और इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई। ब्लिंकन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यूक्रेन युद्ध में रूस को मदद पहुंचाने को लेकर चीन पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। एंटनी ब्लिंकन ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की और इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका बहुत चिंतित है कि चीन रूस को घातक समर्थन देने पर विचार कर रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया भर में बढ़ रही है भारत की धाक। पीएम मोदी से मिलने एक के बाद एक भारत दौरे
दौरे पर आएंगे 3 देशों के प्रमुख। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के 3 बड़े नेता आगामी कुछ दिनों में भारत दौरे पर आने वाले हैं और इनमें सबसे पहले 25-26 फरवरी को जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज भारत आएंगे और इसके बाद 2 मार्च को इटली की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत का दौरा करेंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज भारत के अपने पहले दौरे पर 8 मार्च को नई दिल्ली पहुंचेंगे। दिसंबर 2021 में जर्मनी के चांसलर का पद संभालने के बाद स्कोल्स की यह पहली भारत यात्रा होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आएगी बड़ी गिरावट, जनता को मिल रही है राहत, वित्त मंत्री ने दिए संकेत। जी दोस्तों, 18 फरवरी 2023 को जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और इस बैठक में रॉब, पेंसिल शार्पनर और कुछ ट्रैकिंग उपकरणों पर जीएसटी को घटा दिया गया है। इसके साथ आपको बता दें, जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले 16 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने कहा था कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल को इसके तहत लाने के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन पहले राज्यों का मानना जरूरी है और इससे पहले भी कई बार केंद्र सरकार के मंत्री पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने को सकारात्मक बयान दे चुके हैं। कुल मिलाजुलाकर बात राज्यों पर आ जाती है। पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर को देखा जाए तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को इन पर टैक्स लगाकर काफी अच्छी कमाई होती है और अगर इन उत्पादों को जीएसटी के तहत ला दिया गया तो सरकारों की आय बहुत घट जाएगी। हालांकि आम लोगों की इससे जबरदस्त चांदी हो जाएगी।